ठीक है। अब आगे का जो कहानी स्टार्ट होगा वो बात करेंगे अपन बप्पा रावल की ना। बप्पा रावल जो है इनका टाइम पीरियड देखो माना जाता है 734 से लेके 753 AD के आसपास इनका टाइम पीरियड है, विच इज़ ऑलमोस्ट 20 ईयर्स। ठीक है। जहाँ पे भी आपको टाइम पीरियड ये दिया जाता है ना राजा महाराजा का, वी आर नॉट रेफरिंग टू द एज ऑफ दैट पर्टिकुलर राजा। ठीक है, कि उनका पूरा लाइफ स्पैन क्या था वो नहीं मेंशन करते हैं। जब भी आप हिस्ट्री में ऐसे टाइम पीरियड्स देखोगे किसी राजा के नाम के आगे मेंशन्ड, इट इज़ नॉट रेफर्ड टू एज के वो उनका कि वो उनकी एज थी या फिर वो उनका टोटल लाइफ स्पैन था, नहीं। जब वो आपको एज वो डिफरेंस दिया जाता है, यहाँ पे जो रेंज दी जाती है, दैट इज़ एक्चुअली उनका रूलिंग पीरियड होता है। ठीक है, तो उनका रूलिंग पीरियड दिया जाता है इसके अंदर। तो जहाँ पे भी आप इस तरीके से टाइम पीरियड देखोगे, एंड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट राजाओं के आपको याद भी करने होते हैं। ठीक है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट राजाओं के आपको याद भी करने होते हैं। जैसे अगर आपको यहाँ पे दिया गया है 734 से लेके 753 AD, ठीक है, 734 से लेके 753 AD, तो वो यहाँ पे क्या दिया गया है आपको, यहाँ पे बप्पा रावल का टाइम पीरियड दिया गया है, और बप्पा रावल का आपको टाइम पीरियड याद रखना है। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 734 से लेके 753 AD जो आपको टाइम पीरियड दिया गया है, दैट इज़ अगेन आपका इम्पॉर्टेंट रहता है। ओके, देन उसके बाद में देखो, जब अपन बप्पा रावल का टाइम पीरियड वो तो अपने देख लिया कि कुछ 20 ईयर्स के आसपास इनका रहा। ठीक है, अब देखो एक ये इमेज है जो इनकी बहुत फेमस पेंटिंग मानी जाती है बप्पा रावल जी की। तो इसमें आप इनका आप देखेंगे ऊपर जो है इसमें, मतलब कि इस पेंटिंग को एक तो थोड़ा सा बैकग्राउंड से आपको समझ में आ गया होगा कि उदयपुर का सीन है, मेवाड़ है। ठीक है, वो तो बैकग्राउंड से समझ में आ गया। देन यहाँ पे आपको एक माता जी दिख रहे होंगे। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे आपको एक शिवलिंग दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एक ऋषि दिख रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इनकी फेमस पेंटिंग है बहुत कुछ बताती है इनके बैकग्राउंड, इनके बारे में। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि ये जो बप्पा रावल है ये यहीं नागदा जंगलों में रहते थे। हारित ऋषि जो है इनसे उन्होंने दीक्षा ली थी। ठीक है, और उनके यहाँ पे ही उनकी ही सेवा में थे ये, और उन्हीं का ही गाय चराने का और ये सब काम करते थे। कौन? बप्पा रावल। ठीक है, अब बप्पा रावल जो है उन्होंने दीक्षा ली थी किससे? हारित ऋषि से। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान में रखोगे, हारित ऋषि से इन्होंने दीक्षा ली थी और इनसे दीक्षित हुए, और उनसे जो है बोलते हैं उनका आशीर्वाद, मतलब कि ये जो खुद बप्पा रावल थे और जो हारित ऋषि हैं, ठीक है, ये दोनों ही शैवाइट हैं, मतलब कि ये शिव के उपासक है। खासकर हारित ऋषि का अपन बात करें तो ये लकुलिश जो संप्रदाय आता है, ठीक है, लकुलिश संप्रदाय जो है उसके फॉलोअर थे ना। वो अपन पढ़ते हैं शैविज्म के अंदर एक संप्रदाय आता है, इसकी कुछ बहुत सारे आर्किटेक्चर और इन सब के अंदर आप जो एंशिएंट टेम्पल्स वगैरह भी देखते हो जो शैविज्म से रिलेटेड है, उनकी आपको जो है स्कल्पचर्स वगैरह मिल जाते हैं, वो लकुलिश संप्रदाय के होते हैं। ठीक है, लकुलिश संप्रदाय जो होता है उसके अंदर हमेशा एक ऋषि टाइप का एक पोस्चर बना हुआ होगा, साथ में उनके जो एक हाथ में एक डंडा होता है। ठीक है, दैट इज़ टू हैव अ कमांड ओवर योर सेंसेस और ये सारी चीज़ करके। तो वो लकुलिश संप्रदाय से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो पूरा एक संप्रदाय होता है शैविज्म के अंदर, उसको लकुलिश संप्रदाय बोलते हैं, जो कि एक्सट्रीम वैराग्य और उन सब के अंदर बिलीव करता है टू हैव कंप्लीट, बिकॉज शिव भक्त जो होते हैं वैसे भी अपन ऐसा मानते हैं ना कि इट इज़ मोस्टली अबाउट थोड़ा सा यौगिक होते हैं या फिर वैराग्य विरक्ति और इन सब के अंदर। तो लकुलिश संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय जो एक्सट्रीम में जाता है वो सारी चीज़ें उसके अंदर। ठीक है, तो लकुलिश संप्रदाय जो है उससे रिलेटेड थे हारित ऋषि। तो हारित ऋषि अगेन वो एक शिव उपासक थे, एंड जो बप्पा रावल है वो खुद महादेव की बहुत जो है पूजा आराधना उपासना ये सब करते थे। तो ऐसा बोलते हैं कि हारित ऋषि जो है उनसे उन्होंने दीक्षा ली, और इन्होंने मतलब कि जो हारित ऋषि है उनकी ब्लेसिंग्स के थ्रू बोलते हैं कि प्रॉपर जैसे कि, और इन्होंने बहुत पूजा अर्चना करी शिव जी की, और फिर जो है शिव जी से ही उनको एक तरीके से वहाँ का इनको जो है पूरा एक बोलते हैं ना कि ये मेवाड़ से उन्होंने रूल करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे आप पढ़ोगे अभी देखेंगे अपन कि इनका रूल कितना बड़ा हो चुका था। ठीक है, तो मतलब कि ये जो हारित ऋषि से इनको ब्लेसिंग मिलती है वो सारी चीज़
इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि हारित ऋषि की ब्लेसिंग्स के थ्रू जो है इनको ये एक राजा बने और फिर उसके आगे का जो है मतलब कि धीरे धीरे करके जो है मेवाड़ एक बहुत बड़ी रियासत बन जाता है। ठीक है, अब देखो इनका पहली चीज़ तो अपन देख लिया कि एक स्टूडेंट थे किसके, हारित ऋषि के, उनसे उन्होंने दीक्षा ली और ये सारी चीज़ें। ठीक है ना, यहाँ पे एक और चीज़ आप पढ़ोगे बप्पा रावल के रेफरेंस में कि इनको कहीं कहीं पे काल भोज इनके रेफरेंस में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो काल भोज मतलब इसके रिगार्डिंग भी अगेन कुछ कंफ्यूजन है कि इनका एक्चुअल नाम क्या था। काल भोज था इनका एक्चुअल नाम, जस्ट अ सेकेंड। कि इनका नाम कालभोज था या फिर कालभोज इनका रियल नेम था, या फिर मतलब कि कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि बप्पा रावल दो अलग लोग थे। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि बप्पा रावल अलग थे, इंसान थे, कालभोज अलग थे। इनके रिगार्डिंग कुछ कन्फ्यूजन चलता है और काफ़ी सारे टेक्स्ट में अलग अलग रेफरेंसेस दे रखे हैं। अपन को दो तीन के नाम इसमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ मतलब कि कुछ लोग बोलते हैं कि कालभोज एक अलग पर्सन थे, कुछ लोग बोलते हैं बप्पा रावल एक अलग पर्सन थे, कुछ लोग बोलते हैं कि कालभोज उनका रियल नेम था और बप्पा रावल जो है उनको टाइटल दे दिया गया था। ठीक है, एंड श्यामल दास ददीवारिया और ऐसे लोग हुए, उन्होंने कुछ अलग चीज़ें बोली हैं। कुछ कुंभलगढ़ इंस्क्रिप्शन है, रनकपुर इंस्क्रिप्शन है, वो बोलते हैं कि दे आर नेम ऑफ टू डिफरेंट पर्सन हो गए इसके अंदर। ठीक है, और गौरी शंकर ओझा हो गए, उन्होंने बोला कि एक्चुअल नेम इनका कालभोज ही था और मतलब कि सबसे ज़्यादा मान्यता इसी चीज़ को दी गई है कि इनका असली नाम तो कालभोज था। ठीक है, बट इनको जो टाइटल दिया गया है वो बप्पा रावल था। ठीक है, अब देखो बप्पा, वैसे आपको नाम से पता चला इनको बप्पा भी बोलते हैं और वैसे बापा बोला जाता है। ठीक है, तो आपने ये वर्ड सुना होगा अबाउट बाप जी के बारे में, अपने राजस्थान में बहुत यूज़ किया जाता है। राजस्थान में गुजरात ये वाला जो एरिया है वहाँ पे बाप जी वर्ड बहुत यूज़ किया जाता है, मतलब आउट ऑफ रिस्पेक्ट किसी को बाप जी बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि जो भी राजा महाराजा भी होते थे पहले, ठीक है, उनके लिए भी बाप जी, ऐसे अपने राजस्थान में महाराजा वर्ड यूज़ नहीं होता था। अगर किसी के कहीं के कोई राजा होंगे वगैरह तो उनके लिए ऐसे यूज़ नहीं होता था कि उनको महाराजा बोल रहे हैं, कि वहाँ की जनता उनको महाराजा बोलती थी, ऐसा नहीं होता था। ठीक है, तो वो उनको बाप जी वर्ड रेफरेंस में लेते थे, खासकर जोधपुर और इस साइड जो है महाराजा को भी बाप जी बोला जाता था, बाप जी राव। एंड अगर अपन बात करें से अपने राजस्थान में तो मतलब कि नॉर्मली भगवान के लिए भी बाप जी यूज़ कर लिया जाए, मतलब कि आउट ऑफ रिस्पेक्ट कि कोई आपसे एज में बड़ा है और आउट ऑफ रिस्पेक्ट जो है एक वर्ड जो निकलता है दैट इज़ बाप जी। तो उस रेफरेंस में बोला जाता है कि यहाँ पे बाप जी हो गया, एंड रावल मतलब कि जो राजकुल से रिलेटेड हो। ठीक है, तो बप्पा रावल की ऐसे करके उनको उपाधि मिल गई इस तरीके से, और उनको लोग बप्पा रावल बोलने लगे या बापा रावल बोलने लगे। एंड बिकॉज ही वॉज अ वेरी रिवर्ड से पर्सनैलिटी हियर मेवाड़ के अंदर, सो दैट इज़ वाई उनको बप्पा रावल बोलने लगे थे। बट उनका एक्चुअल नेम तो कालभोज ही था। कालभोज वो पर्सन जिसने हारित ऋषि से आशीर्वाद लिया। यहाँ पे माता जी की जो तस्वीर नज़र आती है, ऐसा बोलते हैं कि हारित ऋषि जो है वो एक्चुअल में एक तरीके से उन्होंने एजेंट की तरह काम किया था। ठीक है, बिकॉज ये इनके स्टूडेंट थे। ठीक है, और बहुत अच्छे स्टूडेंट इनके जो इनकी बहुत सेवा करते हैं। हारित ऋषि एक बहुत बड़े उपासक शिव जी के, तो बोलते हैं कि इन्होंने, हारित ऋषि ने खुद ने स्पेसिफिकली ऐसे प्रेयर्स करी फॉर बप्पा रावल या कालभोज के लिए, कि इनको जो ये चाहते हैं टू रूल इन दिस एरिया, ये सारी चीज़ें इनको मिले। तो बोलते हैं कि इन्होंने जो माता जी है उनसे भी आशीर्वाद लिया, एंड महादेव की कृपा से हुए। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पे आपको ये पेंटिंग में ये सब कुछ नज़र आता है। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप ध्यान, मतलब कि सबसे जो अपन नेम का जो देख रहे हो उसके अंदर गौरी शंकर ओझा वाला ध्यान में रखना, कि इन्होंने बोला है कि कालभोज इज इक्वल्स टू बप्पा रावल, मतलब कि वो सेम ही पर्सन है। ठीक है, सेम ही पर्सन है। यहाँ पे जेम्स टॉड है, जेम्स टॉड ने एक अलग ही बात कह दी, बप्पा रावल इज टाइटल गिवन टू शिलादित्य। ठीक है, कि ये शिलादित्य को ही एक टाइम, मतलब कि कर्नल जेम्स टॉड का ऐसा मानना है कि ये कहानी स्टार्ट होती है गुहिल से। ठीक है, गुहिल से ये कहानी स्टार्ट हुई, एंड फिर गुहिल के बाद में जो है आपका गुहिल के बाद में जो है यहाँ पे शिलादित्य नाम के पर्सन आए, जिनके टाइम पे अपने पढ़ा था ना ये सामोली इंस्क्रिप्शन। ठीक है, ये सामोली इंस्क्रिप्शन 646 एडी का, एंड इससे पहले आपने पढ़ा था गुहिल के बारे में, वो आपके 566 एडी के आसपास में है।
ठीक है। गुहिल का 566 एडी के आसपास माना गया है। देखो सबसे पहले गुहिल है जो कि 566 एडी के आसपास है। फिर सामोली इंस्क्रिप्शन है जो कि शिलादित्य के समय का अपन मान रहे हैं, वो 646 एडी के आसपास है। ठीक है। एंड फिर उसके बाद में आप बापा रावल के बारे में पढ़ रहे हो जो कि 734 से लेके 753 एडी के आसपास का है। ठीक है। तो यहाँ पे 200 साल का 200-250 साल का डिफरेंस आता है आपका। 200 साल का 250 का तो आ ही नहीं रहा, 200 या लेस इन दैट उसी से का डिफरेंस आ रहा है आपका। तो गुहिल है। फिर उसके बाद में पांचवी पीढ़ी वो शिलादित्य। उसके बाद में आगे जाके बप्पा रावल आ रहे हैं। अब यहाँ पे कर्नल जेम्स टॉड क्या बोल रहे हैं कि ये जो बप्पा रावल है वो एक्चुअल में शिलादित्य को ही टाइटल दिया गया है। ठीक है। हालांकि देखो कर्नल जेम्स टॉड जो है उन्होंने अपने राजस्थान की हिस्ट्री का कंपाइलेशन किया है एंड इसके बारे में भी अपन लिटरेचर इन सब में पढ़ चुके हैं अबाउट व्हाट वाज कर्नल जेम्स टॉड्स कंट्रीब्यूशन राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर। बट उनके जो डेट्स वगैरह सब दिए गए थोड़े से वहाँ पे आपको डिस्क्रिपेंसीज तो नज़र आती हैं इन सब के अंदर। तो जेम्स टॉड जो है वो वहाँ पे बोल रहे हैं कि बप्पा रावल एक्चुअल में शिलादित्य को ही जो टाइटल दिया गया है ना, जो शिलादित्य अपने ऊपर पड़े थे सामोली इंस्क्रिप्शन वाले, उसी को टाइटल दिया गया था बप्पा रावल का। ये सेम पर्सन है उनके हिसाब से। और गौरी शंकर ओझा बोलते हैं कि कालभोज नाम का एक राजा है, कालभोज को ही बप्पा रावल बोला गया है। ठीक है। फिर उसके बाद में श्यामल दास ददीवारिया, वही जो अपने ऊपर देखे थे, जो आपको लग नहीं रहे थे कि राइटर है बट ही इज़ एक्चुअली अ राइटर। तो श्यामल दास ददीवाड़िया जी जो हैं, इन्होंने वो जो बुक लिखी थी अपने वीर विनोद, उसके अंदर उन्होंने बोला है कि बापा एक्चुअल में इट वाज अ टाइटल गिवन टू महेंद्र को, बिकॉज इसमें महेंद्र, नाग, भोज और इस तरीके से और बीच में लोग आए थे, है ना। वो सब मैंने नहीं करवाया बिकॉज दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर आर एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इतना कुछ इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आई गेस यहाँ पे कहीं पे नाम भी लिखे हुए होंगे उनके, बट बीच बीच में कुछ राजा इसके अंदर आए थे जिसमें महेंद्र आते हैं, नाग आते हैं, उनके वीरों के साथ में कैसे संबंध रहे और इन सब के ऊपर बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है। तो श्यामल दास ददीवाड़िया बोलते हैं कि महेंद्र जो है उसको बप्पा का टाइटल दिया गया है एंड ये एक्चुअल में कोई नाम नहीं है, मतलब कि बप्पा रावल कोई नाम नहीं है बट इट इज़ अ टाइटल, बट वो महेंद्र को दिया गया। ठीक है। फिर उसके बाद में कुंभलगढ़ इंस्क्रिप्शन आया, रणकपुर इंस्क्रिप्शन है, आबू इंस्क्रिप्शन है। ये सब बोलते हैं कि कालभोज और बप्पा रावल ये दो अलग अलग लोग हैं। ठीक है। तो बप्पा रावल अलग है, कालभोज अलग है। बट सबसे ज़्यादा मान्यता देखो गौरी शंकर ओझा के ही रेफरेंसेस को दी जाती है। वाई सो बिकॉज इससे पहले गौरी शंकर ओझा, देखो कर्नल जेम्स टॉड ने हिस्ट्री लिखी राजस्थान की, दो मेजर लोगों की अपन बात करते हैं, एक गौरी शंकर ओझा की और एक जेम्स टॉड की। सबसे ज़्यादा मतलब कि इनकी ही बुक्स पढ़ी जाती है। अब कर्नल जेम्स टॉड ने ऑब्वियसली ही हैड रिटन अ लॉट और बहुत अच्छा कंपाइलेशन इन्होंने किया था सारे लिटरेचर और हिस्ट्री और इन सारी चीज़ों का। बट बोलते हैं कि जो गौरी शंकर हीराचंद ओझा है उन्होंने सारा रिसर्च बेस्ड था उनका। ठीक है। उन्होंने मल्टीपल सोर्सेज को यूज़ करना, मल्टीपल रेफरेंसेस लेना, वो सब करके कंक्लूजन देने वाला काम जो होता है गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी ने किया था। सो एक्चुअल में इसीलिए उनकी बुक्स बहुत ज़्यादा चलती है हिस्ट्री के अंदर गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी जो है उन्हीं की बुक्स पढ़ी जाती है ज़्यादातर। ठीक है। बिकॉज उन्होंने एक्चुअल जो लेवल पे कंपाइलेशन है रिसर्च बेस्ड पूरा, ठीक है, पूरा शोध करके रिसर्च करके मल्टीपल रेफरेंसेस लेके वो ट्रायंगुलेशन ऑफ फैक्ट्स वाली चीज़ करके वो सब कुछ करके इन्होंने किया है। ठीक है। तो गौरी शंकर ओझा के हिसाब से अपन चलेंगे तो कालभोज ही बप्पा रावल है। ठीक है। कौन? कालभोज ही बप्पा रावल है। गंगाधरी शक्तिमान है, आपने जैसा पढ़ा होगा वैसे कालभोज ही बप्पा रावल है। जेम्स टॉड के हिसाब से शिलादित्य का टाइटल दिया गया था। श्यामल दास ददीवाड़िया के हिसाब से बप्पा जो है टाइटल गिवन टू महेंद्र। ठीक है। महेंद्र को टाइटल दिया गया है और वो कोई नाम नहीं है। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति, रणकपुर प्रशस्ति और आबू प्रशस्ति के हिसाब से कालभोज एंड बप्पा रावल ये दो अलग अलग लोगों के नाम हैं। अब हारिज ऋषि से इन्होंने दीक्षा ली। अब और फिर उसके बाद में इन्होंने मतलब अपना, बिकॉज अब इनको ब्लेसिंग्स मिल चुकी है हर तरीके से अपने गुरु की, जो कि एक बहुत माने हुए ऋषि हो गए उस टाइम पे, एक बहुत माने हुए योगी थे, तो उनकी ब्लेसिंग्स मिलना, ठीक है, माता जी की ब्लेसिंग्स मिल गई, महादेव की ब्लेसिंग्स मिल गई, तो फिर तो क्या ही चाहिए। ठीक है। एंड तो यहाँ पे जो बप्पा रावल है बोलते हैं कि इन्होंने मान मौर्य, ठीक है, ऋषि की ब्लेसिंग्स ली और उसके बाद में मान मौर्य जो कि चित्तौड़ के अंदर रूल कर रहे थे, मान मौर्य को वहाँ पे डिफीट किया एंड इन्होंने नागदा को अपना कैपिटल बना लिया था। ठीक है। तो मान मौर्य को डिफीट करते हैं चित्तौड़गढ़ के अंदर एंड ही टुक कंट्रोल ऑफ द चित्तौड़गढ़ फोर्ट। ये राज प्रशस्ति के अंदर मेंशन कर रखा है। ठीक है। राज प्रशस्ति में दिया हुआ है। राज प्रशस्ति कहाँ पे है? राजसमंद के उधर जो अपन पढ़ते हैं 9 चौकी पाल, राज प्रशस्ति है वहाँ पे। एंड
उसके अंदर पूरा मेवाड़ का हिस्ट्री दे रखा है राजसमंद के पास में। तो जो महाराणा राज सिंह के टाइम पे आई, रणछोड़ भट्टेलंग ने उसको कंपोज किया। तो वो सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे आगे जाके भी, और वैसे मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ा दिया था। तो मान मौर्य जो है, उनकी मान मौर्य को डिफीट किया, और फिर वहाँ पे नागदा, उदयपुर के मतलब जो नागदा है, प्रेजेंट डे उदयपुर आ जाएगा, बट नागदा को अपना कैपिटल बनाया। चित्तौड़गढ़ फोर्ट का भी उन्होंने पूरा कंट्रोल ले लिया था। अब नागदा से उनका कुछ ज़्यादा लगाव है अभी, ठीक है, बिकॉज ही बिलोंग्स टू दैट प्लेस, और ऐसे करके तो नागदा इनका कैपिटल बना। यही देखोगे आप कि नागदा जो है अभी इनिशियली इनका कैपिटल बनता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कैपिटल्स पे भी, कि किसके टाइम पे कौन सी सिटी कैपिटल थी या कौन सा एरिया वाज द कैपिटल। तो अभी नागदा से रूल करना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इससे पहले धीरे धीरे चीज़ें चल रही थी, बट यहाँ पे एक्चुअल रूलिंग वाला जो टाइम है वो तो बप्पा रावल के समय से ही आया है, ठीक है। जब आप देख रहे हो कि बैटल्स लड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, पूरा फोर्टिफिकेशन हो रहा है, ये सारी चीज़ें बप्पा रावल के समय आती है। नाउ यहाँ पे नागदा उदयपुर के अंदर इन्होंने अपना कैपिटल बना लिया, और यहाँ पे लकुलिश संप्रदाय को ही फॉलो होता था, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने एकलिंग जी टेम्पल भी बनवाया, ठीक है, एकलिंग जी टेम्पल बनवाया, जो कि अगेन लकुलिश संप्रदाय का रिलेटेड हुआ। मैंने आपको बता दिया लकुलिश संप्रदाय जो है आपके नाथ संप्रदाय होता है ये, ठीक है, एक शैविज्म के अंदर एक संप्रदाय होता है। सो कहाँ पे बनवाया इन्होंने? कैलाशपुरी के अंदर। ना बोलते हैं कि ऐसा बिकॉज अगेन ये शिव जी के आर्डेंट फॉलोअर हैं, तो बिकॉज आपको मालूम है कि ऐसा माना जाता है ना कि कैलाश पर्वत मानसरोवर, वहाँ पे शिव जी वास करते हैं, ठीक है, शिव जी का वास है और शिव जी वहीं पे रहते हैं, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पे जो कैलाशपुरी है, इसका नाम भी कैलाशपुरी, मतलब कि ये जो एरिया था नागदा और इधर, तो इसका नाम भी जो है फिर कैलाशपुरी इसी वजह से रखा गया, बिकॉज शिव जो है उनकी वो चीज़ देखते हुए कि शिव यहाँ पे कैलाश पर्वत में वास करते हैं, कैलाश पर्वत के रेफरेंस में कैलाशपुरी नाम रख दिया गया। और एकलिंग जी टेम्पल जो है यहीं पे बनाया जाता है। एनीवन हु हैज़ विजिटेड द एकलिंग जी टेम्पल, ठीक है, तो दिस इज़ द एकलिंग जी टेम्पल अगेन। बहुत ही शानदार टेम्पल है ये, एंड उस टाइम का, ठीक है, तो 7 सेंचुरीज के आसपास का आपका ये टाइम पीरियड, इसके अंदर 8 सेंचुरी के आसपास का आपका ये चल रहा है। टेम्पल का कंस्ट्रक्शन इसके अंदर होता है, ठीक है। ऑब्वियसली आप जाओगे तो आपको ऐसे मल्टीपल टेम्पल्स वहाँ पे देखने को मिलेंगे, बहुत सारे टेम्पल्स, और इसमें एक मेन जो श्राइन है वो एकलिंग जी का इसके अंदर आता है। एंड वहाँ पे एनीवन हु हैज़ विजिटेड, पहले तो मुझे बताओ कोई गया है क्या? एनीवन हु हैज़ बीन टू एकलिंग जी टेम्पल, बिकॉज मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना था उससे रिलेटेड। नो वन। ओके, सो सी, जब आप एकलिंग जी टेम्पल विजिट करते हो, एंड जो मेन शिवलिंग वाला एरिया पे आप विजिट करोगे, जो मेन श्राइन है वहाँ पे जब आप विजिट करते हो, सो जो इसमें बहुत सारे टेम्पल्स बने हुए हैं अलग अलग, और मोस्टली जो शिव जी के जो टेम्पल बनते हैं वो पंचायतन स्टाइल में बनते हैं, आपको मालूम होंगे, ठीक है। पंचायतन स्टाइल होता है, पंचायतन स्टाइल होता है जिसमें मेन जो टेम्पल है वो जिसके लिए डिवोटेड वो टेम्पल है वो बनता है, और उसके आसपास आपको मालूम होगा कि एक शिवलिंग का स्थान भी जो होता है उसमें मेन शिवलिंग आता है आपका। एक जगह पार्वती जी होते हैं, फिर गणेश जी होते हैं, ठीक है, ब्रह्मा जी होते हैं, नंदी होते हैं, और ऐसे करके पूरा पंचायतन जो है उनकी पूरी शिव फैमिली जो है यहाँ पे बनाई जाती है, और इस तरीके से होता है, ठीक है। तो पंचायतन स्टाइल में बनते हैं, तो जिसमें उनकी पूरी फैमिली और ये सब बनती है, ठीक है। तो ये जो टेम्पल है अगेन उसमें थोड़ा सा आपको उसी तरीके का आर्किटेक्चर, मतलब जो स्टाइल है वो वाला ही मिलेगा, बट जो मेन टेम्पल है जहाँ पे श्राइन है उसके जस्ट सामने एक बहुत बड़ा आइडल है, किसका? बप्पा रावल का, ठीक है। तो बप्पा रावल जो है स्टैंडिंग विथ हिज हेड बो डाउन, यही सेम जो अपन देखते हैं ना इस तरीके से, कि वो ब्लेसिंग्स ले रहे हैं शिव जी से, ठीक है। तो इसी तरीके का सेम जो है आपको यहाँ पे यहाँ पे एकलिंग जी टेम्पल के अंदर सेम जो स्कल्पचर यहाँ पे बना हुआ है, ये जो पेंटिंग बनी हुई है इसके अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे सेम इसी तरीके का आपको ये आइडल यहाँ पे मिलता है बप्पा रावल का। एंड इसी के पास में सहस्त्रबाहु टेम्पल है, ठीक है। तो वेरी रिसेंटली आई विजिटेड, एंड एक्चुअल में इट इज़ अ द टेम्पल, बोथ द टेम्पल्स, सहस्त्रबाहु टेम्पल हो गया एंड सहस्त्रबाहु टेम्पल हो गया, उसको सांस बहु मंदिर बोल देते हैं आजकल, ठीक है। वैसे उसका नाम सहस्त्रबाहु, जो कि विष्णु के एक अवतार थे, उसको लोगों को, अपने राजस्थान के लोगों को बोलने का जोर आया, तो उन्होंने
सहस्त्र बाहु को सास बहू टेम्पल कर दिया। एंड अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल, ASI के अंडर आता है। एंड ये जो एकलिंग जी का टेम्पल है, इट इज़ अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, किसका मतलब कि आपका जो रॉयल फैमिली है उदयपुर का, उनका प्राइवेट प्रॉपर्टी हो जाएगा, बिकॉज ये इनके फैमिली डेटी हैं, तो ऑब्वियसली द टेम्पल बिलोंग्स टू देम। ठीक है, सो एकलिंग जी टेम्पल ये क्वेश्चन पूछा जाता है अपने राजस्थान में, लकुलिश संप्रदाय कहाँ पे फॉलो होता है। ठीक है, तो लकुलिश संप्रदाय जो है यहाँ पे फॉलो होता है उदयपुर, नागदा, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, रूलर्स ऑफ मेवाड़ खुद को दीवान मानते हैं एकलिंग जी का, अपन डिस्कस कर चुके हैं। नाउ बप्पा रावल जो है, इनको मतलब कि अगेन एक बहुत बड़े राजा ये माने जाते हैं, इतने लोगों की ब्लेसिंग्स मिल गई है। तो और मतलब कि इनके टाइम का मतलब कि इनको इतना ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया है, क्लास है। सो इनको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है, हालांकि जो इम्पोर्टेंस किताबों मिलना चाहिए वो तो देखो मिला नहीं। ठीक है, बिकॉज हार्डली अगर आप लोगों को इससे पहले राजस्थान जीके से पहले, मतलब आपने महाराणा प्रताप का नाम ऑफकोर्स सुना होगा। ठीक है, एंड हालांकि अभी भी आई हैव मतलब कि मैंने अपने फैमिली में भी छोटे बच्चों को आई कीप आस्किंग कि डू यू नो अबाउट महाराणा प्रताप, तो उनको कुछ इतना आइडिया है नहीं, मतलब इतना जो है हिस्ट्री के बारे में, और ऑब्वियसली पता होना चाहिए। ठीक है, कि आपके राजस्थान से कितने बड़े राजा हुए महाराणा प्रताप करके, तो उनको नहीं मालूम होता है। तो आप लोगों को भी, व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन यू हर्ड ऑफ बप्पा रावल करके कोई राजा रहे हैं अपने राजस्थान के अंदर, कब सुना होगा आपने पहली बारी बापा रावल के बारे में, बप्पा रावल के बारे में कब सुना होगा आपने सबसे पहली दफ़ा? इन माई प्रीवियस क्लासेस, मतलब वही है कि राजस्थान जीके पढ़ना पड़ा कोई एग्ज़ाम की मजबूरी के लिए, तो फिर आपको पता चला, अदरवाइज नहीं पता चलता है ना। तो बप्पा रावल जो है, इनको एक्चुअल में हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए। आई फील वन ऑफ द फिगर्स जिनको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया नहीं गया है जितना मिलना चाहिए। ठीक है, अब इसको लेके भी लोगों को चलता है कि मतलब कि काउंटर डिबेट्स करते हैं कि लोग कि बच्चों को कितना ओवरबर्डन करोगे, कितना हिस्ट्री पढ़ाओगे, कितना, पर यार थोड़ा मोटा मोटा तो पढ़ा ही दो, आप दूसरे भी राजाओं के बारे में पढ़ा ही रहे हो। तो इनको आई थिंक वन फिगर जिनको बहुत ज़्यादा मतलब कि हिस्ट्री से बिल्कुल ही एक तरीके से बोलते हो ना, एक लाइन निकाल दी होगी, या फिर एक लाइन भी नहीं मिली। ठीक है, जैसे महाराणा प्रताप और इन सब के लिए 3-4 लाइनें निकाली गई, तो वैसे इनके लिए एक लाइन भी नहीं निकाली गई, या फिर एक मेंशन भी नहीं होता है इनका अबाउट बप्पा रावल के बारे में। लेकिन आप देखो इस पर्सन मतलब कि इस राजा का जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है वो इमेंस है। मतलब आप एक तरीके से बोल सकते हो कि आज अगर आप अपना रिलीजन भी प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, ठीक है, तो वो इन्हीं सभी राजाओं के कंट्रीब्यूशन की वजह से ही है। ठीक है, वन कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि जो चीज़ें उस टाइम पे हो रही थी, क्या इन लोगों ने हमें उनसे प्रोटेक्ट की नहीं किया था क्या। ठीक है, तो आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते हो, इनके कंट्रीब्यूशन को आप डिनाई नहीं करना चाहिए एक्चुअल में। ठीक है, बिकॉज आप देखो इनका जो टाइम पीरियड चल रहा है दैट इज़ कौन सा, 734 से लेके 753 AD। ठीक है, एंड 734 से लेके 753 AD ये वो टाइम पीरियड था जिस टाइम पे देयर वॉज अ वेव के पूरा जो वर्ल्ड है, और जो सेंट्रल एशिया से एक पूरा वेव ही चलता है, मिडल ईस्ट से लेके सेंट्रल एशिया, एंड सेंट्रल एशिया से बाद में टूवर्ड्स आपका नॉर्थ वेस्ट तक चीज़ें आ गई थी इंडिया के, भारतवर्ष के। दैट इज़ वी हैव टू मतलब टू किल ऑल द काफिर्स को, और इन सबको जो है इनका कन्वर्जन किया जाए, और ये सारी चीज़ें उस टाइम पे प्रॉपर वेव्स चलती हैं इन सारी चीज़ों के लिए, मतलब एक पूरा मिशन मोड में ये सारी चीज़ें हो रही थी।
ठीक है। एंड ऑब्वियसली आपको मालूम होगा कि पहले मिडिल ईस्ट के बाद में जो सेंट्रल एशिया था, सेंट्रल एशिया में भी देयर वर ट्राइब्स, अलग अलग ट्राइब्स रहते थे। बट आज प्रेजेंट डे सारे कंट्रीज इस्लामाइज हो चुके हैं, ठीक है। अब यही जो पूरा मिशन है वो पूरा सेंट्रल एशिया तक आया, सेंट्रल एशिया से फिर वो आपके नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक आता है, भारतवर्ष इंडिया में आता है। एंड आपने एक राजा के बारे में शायद सुना होगा, दाहर सेन के बारे में। आप लोगों जो अजमेर के हैं उनको तो ये भी मालूम होगा, दाहर सेन स्मारक बना हुआ है अपने यहाँ पे हरिभाई उपाध्याय नगर के अंदर, महिका। दाहर सेन स्मारक बना हुआ है, मालूम होगा आप लोगों को अपने इधर HBU के अंदर तो, ठीक है। तो ये जो दाहर सेन एक राजा थे, ठीक है। एंड अगेन आपका पंजाब और इसका जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है वहाँ पे रूल करते थे। नाउ व्हेन ही वाज रूलिंग, दाहर सेन व्हेन ही वाज रूलिंग, उस टाइम पे अटैक हुए थे मीर कासिम के, ठीक है। उस टाइम पे अटैक हुए थे मीर कासिम के। एंड मीर कासिम वाज कमिंग विद दिस मिशन कि ये जो पूरा एरिया है ये सारे विधर्मी हैं, आइडल वर्शिप करते हैं, और इन सबको जो है मतलब कि ये इस्लाम के खिलाफ प्रैक्टिसेस हैं इस धर्म की। एंड वी हैव टू क्लियर, मतलब कि इस एरिया को जो है कम्प्लीटली उसी पूरे मिशन के साथ में ही आए थे, ठीक है। अपना जो है पूरा जिहाद वाला कॉन्सेप्ट है उसके साथ में आए थे। अब दाहर सेन को इन्होंने डिफीट कर दिया था, दाहर सेन को। एंड उनकी जो दो डॉटर्स हैं, बताते हैं उनकी दो डॉटर्स जो हैं, दे टुक हिज डॉटर्स, मतलब एक राजा की डॉटर्स को वो लेके चले गए, ठीक है। एंड उनको बोला गया कि हम इनको सेक्स स्लेव्स बनाएंगे, और उनको बना दिया गया था। एंड ये खबर जब चलती है आपके पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, एक बहुत बड़ी चीज़ ये बन गई थी कि एक राजा जो इतने पावरफुल राजा थे उनको डिफीट किया गया, और उनकी बेटियों को ले जाके ऐसे सेक्स स्लेव्स रियो और इस सब के अंदर फोर्स किया जाता है, ठीक है। सो दिस वाज नॉट समथिंग, मतलब कि हमारे जो नॉर्म्स थे इंडिया के अंदर, जिस तरीके से युद्ध लड़े जाते थे ना, वो ऐसे नहीं थे। बिकॉज आपको मालूम होगा कि ऐसे भी रेफरेंसेस मिलते हैं जब, मतलब कि जो इंडिया में प्रॉपर प्रोटोकॉल्स फॉलो होते थे युद्ध वगैरह के लिए, ठीक है। मतलब कि ऐसे भी रेफरेंसेस आपको मिलते हैं जहाँ पे बताया गया है कि आपस में युद्ध चल रहा है दो राजाओं के बीच में, भारत की अपन बात कर रहे हैं, दो राजाओं के बीच में युद्ध चल रहा है, बट पास में खेती खेती कर रहे हैं, ठीक है, किसान। उनको डर नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि जो दोनों राजा है वो अपने प्रोटोकॉल्स से फॉलो करके, बिकॉज उनको मालूम है कि प्रॉपर जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वॉर लड़ने के, ठीक है, कि आप जो है सिविलियंस पे अटैक नहीं करेंगे, कि वो दोनों तरफ से नहीं होने वाला, ये सिक्योरिटी चलती थी अपने भारत के अंदर, ठीक है। सो दैट वाज द प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता था, मतलब कि प्रॉपर तरीके से युद्ध वगैरह लड़े जाते थे, दैट वाज द थिंग। बट जब इस तरीके का केस हुआ और वो मिशन के बारे में इनको पता चला कि भाई ये तो बहुत ही ख़राब चीज़ जो है होने वाली है, सो यहाँ पे दैट was समथिंग दैट शुक एवरीबडी। तो यहाँ पे बोलते हैं कि बप्पा रावल इन्होंने पूरा एक अलायंस बनाया था, ठीक है। नागभट्ट एक राजा थे, एक राजभट्ट थे, नागभट्ट थे। पुलाकेशिन के बारे में आपने सुना होगा, पुलाकेशिन जो एक साउथ के अपने एक राजा पड़ते हैं, ही इनवाइटेड हिम ऑल्सो। सो पुलाकेशिन साउथ से आए, ठीक है। पुलाकेशिन आते हैं, नागभट्ट आते हैं, बप्पा रावल आते हैं। इन्होंने पूरा एक अलायंस बनाया, और और बाकी सारे राजा जो हैं, ठीक है, पूरा एक प्रॉपर अलायंस बनता है, अलायंस बनाते हैं। और इसमें रेफरेंसेस है अगेन कर्नल जेम्स टॉड के, जिन्होंने बताया कि मंडोर वाला जो रीजन है आपका, जोधपुर वाला रीजन, वहाँ पे खतरनाक भीषण युद्ध हुए थे, ठीक है। एंड पूरा जो लैंड है इट वाज ऑल ब्लड शेड था हर जगह, बट दे मेड श्योर कि ये लोग एंटर ना करें, ठीक है। एंड ऐसा बोलते हैं कि इनको डिफीट करते करते वहाँ के, अगेन आपकी वहाँ के जो रेफरेंसेस मिलते हैं कि बहुत बुरा इनको पीटा था, ये उतना याद रखा उन लोगों ने, और उनके मेमोइर्स में ये सारी चीज़ें मिलती हैं आपको। अरबिक जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने लिखा है वो उनकी बुक्स के अंदर इस युद्ध और इन सारी चीज़ों के बारे में। फिर उसके बाद में मतलब कि उन्होंने डिफीट करते करते उनको पूरा जो है, कुछ जगह ईरान का भी मेंशन है कि वहाँ तक जाते हैं बप्पा रावल, और इनका जो पूरा अलायंस बना था। एंड दे मेड श्योर कि दे दीज पीपल दे डू नॉट अटैक बैक। और उसके बाद में उन्होंने हर 100 किलोमीटर पे, स्पेसिफिकली बोलते हैं कि अफ़गानिस्तान में तो उन्होंने, बिकॉज अफ़गानिस्तान में चीज़ें एंटर हो गई थी, ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो वो बोलते हैं कि फिर से उन्होंने जो है हिंदू टेम्पल्स का जो है हिंदू धर्म को एक तरीके से फिर से स्थापित करना, वो उन्होंने किया। और फिर उन्होंने हर 100 किलोमीटर पे चेक पोस्ट बनाए थे। एंड जैसे ही अटैक्स होते थे इनको पता चल जाता था, एंड दे वुड, मतलब वो थोड़ा सा पूरा सिस्टम को ऐसा एक्टिवेट कर लेते थे। और ऐसे करके इन्होंने, बोलते हैं कि आप देखो इसमें सिंपल से अपन लॉजिक ऐसे चलते हैं ना कि 734, मतलब कि 700
मीर कासिम और इन सब के अटैक हो रहे हैं आपके 700 एडी के आसपास में। एंड आपको मालूम होगा कि फर्स्ट फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन कौन सा माना जाता है भारत के अंदर, जो लास्ट हिंदू राज रूलर कौन थे? सम्राट पृथ्वीराज चौहान। ये तो आपको मालूम होगा, ठीक है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान वॉज द लास्ट राजा था, हिंदू आखिरी हिंदू सम्राट जिन्हें माना जाता है सम्राट पृथ्वीराज चौहान। टाइम पीरियड किसी को मालूम है कौन सा था? इट वॉज 1192, ठीक है। 1191 के अंदर फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ था, 1192 के अंदर सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुआ था। सेकेंड बैटल उसके बाद में ही वॉज डिफीटेड, सम्राट पृथ्वीराज चौहान। तो आप सोच रहे हो कि 700 एडी जब अटैक्स होना स्टार्ट हो गए थे, एंड वो एक प्रॉपर मिशन और इन सारी रिसोर्सेज और इन सब के साथ में आते थे, एंड जो फर्स्ट इनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, ठीक है, भारत के अंदर, दैट इज़ 1192 के अंदर। सो इट इज़ ऑलमोस्ट कुछ कितना आपकी 500 450 500 साल का गैप है इसके बीच में। मतलब आपके 500 साल तक कोई तो होगा जो लड़ रहा होगा, ठीक है। देयर वाज ऑफ कोर्स कि जो टर्किश इन्वेजन्स हैं वो स्टार्ट हो गए थे आपके 700 के आसपास, स्टार्ट हो गए थे। जो ये मीर कासिम और इन सब के थ्रू अटैक्स होना वो 700 एडी में स्टार्ट हो गए थे। जो इस्टेब्लिशमेंट फर्स्ट हुआ है मोहम्मद गौरी वाला एंड कुतुबुद्दीन ऐबक और ये सब कुछ, ये आपका 1192 एडी के अंदर हुआ है। सो 1192 से लेके 700 एडी के बीच में कोई तो होगा जो वहाँ से आपकी प्रोटेक्शन कर रहा था। इट वॉज बप्पा रावल और उनके आगे के आने वाले जो भी आप देखते हो, मतलब कि यहाँ पे जो मेजर कंट्रीब्यूशन आप राजपूत जो है इनका माना जाता है कि इस पूरे एरिया को प्रोटेक्ट करने का काम जो है राजपूत ने किया था उस टाइम पे, ठीक है। एक मेजर कंट्रीब्यूशन रहा था। एंड बोला जा सकता है कि मतलब आज अगर आप अपने रिलीजन को ऐसे प्रैक्टिस कर पा रहे हैं वगैरह, तो वो एक कंट्रीब्यूशन इस जो है ये पूरा जो पूरे पूरे परिवार जो यहाँ पे युद्ध में गए, शहीद हुए, लड़े, ठीक है, अपने धर्म के प्रोटेक्शन के लिए, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो वो एक कंट्रीब्यूशन है जो डिनाई किया गया है अपनी हिस्ट्री बुक्स और इसके अंदर। अगेन लोग काउंटर आर्ग्यूमेंट्स थोड़ा सा वो सेक्युलरिज्म और वो सब करके आ जाते हैं, मतलब कि करने के लिए, बट यू कैन नॉट डिनाई, ठीक है। थोड़ा सा तो मतलब अगर आप रैशनली सोचो, प्रैक्टिकली सोचो, तो ऑफकोर्स यू कैन सी, मतलब कि आप अंदाज़ा लगाया जा सकता है इसका, ठीक है। तो मतलब कि रैशनली भी अगर आप सोचो तो आप खुद अग्री करोगे इस चीज़ के ऊपर। सो यहाँ पे एंड द थिंग इज़ कि फैक्ट्स भी सपोर्ट करते हैं इन सारी चीज़ों को, है ना। अपन सिर्फ हवा में बात नहीं कर रहे हैं। इट इज़ अबाउट व्हाट हैज़ बीन रिटन हियर, इट इज़ अबाउट व्हाट हैज़ बीन रिटन देयर ऑल्सो, एंड इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि बाहर जो ब्रिटिशर आते हैं वो क्या बोलते हैं। मतलब कि कर्नल जेम्स टॉड तो वो स्तब्ध रह गए थे जब भारत आए और उन्होंने बोला कि मतलब कि आई एम कम्प्लीटली शॉक, मतलब कि, और उन्होंने स्पेसिफिकली जो राजपूत्स हैं उनके बारे में देख के कि मतलब वो कैसे हर टाइम रेडी हैं लड़ने के लिए अपने धर्म के प्रोटेक्शन के लिए। और उन्होंने बोला कि राजपूत कम्युनिटी से ज़्यादा प्योर, मतलब कि अगर ऐसा कोई मतलब कि प्योर अपने राष्ट्र के लिए और लड़ने वाली फीलिंग्स और रखने वाला कम्युनिटी मैंने आज तक पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं देखी जितना इस कम्युनिटी ने शो किया है अपना डेडिकेशन टूवर्ड्स इट्स लैंड, ठीक है। तो ये है, और इसमें बप्पा रावल का जो कंट्रीब्यूशन है वो और भी ज़्यादा है कि उस टाइम पे इतना विजनरी होना, बिकॉज इवन सावरकर और दूसरे थिंकर्स बोलते हैं कि कुछ ऐसे अपने राजस्थान के अंदर राजा, कुछ ऐसे, राजस्थान नहीं बट ओवरऑल इंडिया के अंदर भी ऐसे कुछ राजा महाराजा रहे जिनमें सद्गुण विकृति थी, मतलब कि वो माफ़ कर देते थे, ठीक है। वो प्रैक्टिकल नहीं थे, उनमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल, दे यूज टू लैक अपने उनमें, उसमें उनका थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी की कमी थी, वो प्रैग्मेटिक नहीं थे इतने। कुछ राजा रहे हैं ऐसे, ठीक है। ऐसा हिस्टोरियंस द्वारा बोला जाता है। बट अगर आप इनकी बात करो बप्पा रावल की, ही वॉज वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी विजनरी। मतलब उनको ये चीज़ समझ आ गई थी फ्रॉम दिस इंसिडेंट जो दाहर सेन और उनकी डॉटर्स के साथ में हुआ, उससे उन्होंने अंदाज़ा लगाया और ये सारी चीज़ें पूरी प्लान करना एंड फिर उसको एग्जीक्यूट करना, ठीक है, ये चलता है। अब देखो इसी के बाद में ये आप 7, अब अभी अपन बप्पा रावल का पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका जो है बप्पा रावल, उसके बाद में राजा अल्लट के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो बप्पा रावल के बाद में ही आए थे इनके जो पुत्र, आपने मतलब कि इन्हीं के आगे जो डिसेंडेंट्स आए थे, दैट वाज खुमान 1, खुमान 2, खुमान 3, ठीक है। एंड उसी टाइम पे ये बार बार अटैक्स और इन्वेजन्स, ये सारी चीज़ें चलती थी, एंड यही जो लोग हैं हमें प्रोटेक्ट करते थे। इसीलिए अगर आपको मालूम है, मैंने पहले भी बताया इसके बारे में कि अपने राजस्थान में खमागनी बोलना, कि ये वर्ड खमागनी का क्या मतलब हुआ, ठीक है। खमागनी मतलब कि
क्योंकि बप्पा रावल के बाद में जो आए थे दैट वाज खुमान 1, खुमान 2, खुमान 3। बीच में और भी राजा हैं इनके, ठीक है, बीच बीच में और भी राजा है जिसमें बोलते हैं खुमान 1 एंड खुमान 3 इनका मेजर कंट्रीब्यूशन रहा था अगेन फॉर प्रोटेक्टिंग द पीपल, फॉर प्रोटेक्टिंग दिस लैंड फ्रॉम द फॉरेन इन्वेजन्स, उनसे प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो जो खुमान 1 है, खुमान 2, खुमान 3, और क्योंकि उस टाइम पे ये लोग प्रोटेक्शन कर रहे थे, इन राजा का नाम था खुमान करके, सो दैट इज़ वाई अपने राजस्थान के अंदर खुमान 1, खुमान 3 उनके कंट्रीब्यूशन, मतलब कि उस टाइम पे जिस तरीके से लोगों को प्रोटेक्ट करके रख रहे थे कि यहाँ पे आके कोई अटैक ना करे, ठीक है, कोई रेप्स ना हो, कि कोई हमारे लेडीज़ को, बच्चों को उठा के नहीं लेके चले जाए, वो सारी चीज़ों को प्रोटेक्शन, कि हमें कोई कन्वर्ट ना करे, ये सारी चीज़ जब वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको, तो फिर यहाँ पे जो है लोगों ने खमा गनी बोलना स्टार्ट किया, मतलब कि आपके घर में, मेरे घर में, सब जगह खमा गनी, मतलब कि खुमान जैसे बेटे हों जो हम सबकी ऐसे सुरक्षा करते हुए चलें। ठीक है, तो खमा गनी बोलने का सेंस ये निकला था। तो ऐसे करके धीरे धीरे वो एक स्लैंग बन गया अपने राजस्थान में, फिर एक इट इज़ अ ग्रीटिंग की तरह खमागनी। ठीक है, तो ये एक मेजर कंट्रीब्यूशन आता है जो अगेन अपने बुक्स और इन सब के अंदर इतना इलाबोरेट तरीके से, इतने अच्छे तरीके से जो कंट्रीब्यूशन बताया जा सकता है। ठीक है, आपने सिर्फ एक नेगेटिव 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 नैरेटिव क्रिएट कर दिया, और पॉजिटिव चीज़ मतलब आप प्लस माइनस दोनों बता दो एंड लेट पीपल डिसाइड अबाउट इट, एंड एक्चुअल में हिस्ट्री का यही काम होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक का तो मतलब कि ब्लैक एंड वाइट साइड होता है तो आपने ब्लैक पूरा छुपा दिया, एक का पूरा वाइट दिखा दिया, फिर दूसरे को आपने पूरा ज़बरदस्ती, मतलब कि हो सकता है दोनों साइड्स होंगे, दोनों के ब्लैक एंड वाइट है तो एक का तो आपने पूरा दिस थिंग नो ब्लैक छुपा के वाइट दिखा दिया, और दूसरे का आपने सिर्फ वाइट ही दिखने दे रहे हो और ब्लैक जो है उसका दिखाई नहीं रहे हो। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए हिस्ट्री, मतलब स्टूडेंट्स के साथ में भी, बच्चों के साथ में भी यही होना चाहिए। यू टेल, जो हुआ वो बताओ आप, जैसे कि जर्मनी के अंदर होता है। ठीक है, जर्मनी में जो ज्यूज़ के साथ में हुआ, यू टेल कि क्या हुआ है वहाँ पे, आप बताओ एंड लेट द पीपल डिसाइड कि गलत हुआ या सही हुआ। अपने नैरेटिव्स मत क्रिएट करो, लेट द पीपल डिसाइड कि क्या सही थी या क्या गलत थी, और फिर उसके बाद में पीपल खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो और हिस्ट्री हिस्ट्री होती है, और हिस्ट्री को हिस्ट्री की तरह बताओ। ठीक है, मतलब कि फिर उसको नैरेटिव्स क्रिएट करने के लिए यूज़ नहीं होना चाहिए, या फिर कोई एक स्पेसिफिक चीज़ को रैशनलाइज करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो कि होती है मोस्टली। तो यहाँ पे हाँ, तो अपन बप्पा रावल की बात करें तो बप्पा रावल जो है उनका एक मेजर कंट्रीब्यूशन रहा था इसके अंदर, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, फिर ये वेंट टू गजनवी, अफगानिस्तान गए, डिफीटेड द मुस्लिम आर्मी देयर, डी थ्रोन्ड रूलर सलीम। हाँ, ये था कि जो रूलर सलीम है वो, उनको जैसे मैंने आपको बताया ना, वो अफगानिस्तान गए थे और वहाँ पे प्रॉपर ऐसे इस्टेब्लिशमेंट्स हो गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने सलीम को डिफीट किया था, और उसी के ही नेफ्यू को वहाँ पे बिठा के आए कि तुम्हें जो है हमारी मदद करनी है, इस सेंस में। ठीक है, इनको चार्ल्स मार्टल जो है उनसे इनको कंपेयर किया जाता है। देन उसके बाद में, अच्छा, इनके टाइम पे ना 100, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 115 ग्रेन्ड कॉइन्स मिले हैं। ठीक है, मतलब कि कॉइन मिला है इनके समय का, जिसमें उस कॉइन के अंदर एक जो है सूर्य बना हुआ है, एंड उसको एक पर्सन है जो कि दंडवत प्रणाम कर रहा है, मतलब कि सूर्य नमस्कार कर रहा है एक तरीके से। ठीक है, और उसके अंदर एक शिवलिंग भी बना हुआ है। तो 100, अगर आपसे पूछा जाए कि 115 ग्रेन्स का एक गोल्ड कॉइन किसके टाइम पे मिला था, वो इनके टाइम पे मिला था, बप्पा रावल के टाइम पे मिला था। एंड जो सिटी ऑफ रावलपिंडी है वो इन्हीं के नाम पे है, बिकॉज अपन ने, मैंने आपको पहले भी बताया था ये यूट्यूब और इन सब शॉर्ट्स के अंदर, कि रावलपिंडी जो है वो जगह का नाम आप पढ़ते हो पाकिस्तान के अंदर है। तो बप्पा जो है उन्होंने वो जो है मिलिट्री बेसिस हर 100 किलोमीटर पे जो चेक पोस्ट उन्होंने बनाए थे, तो रावलपिंडी, ठीक है, तो रावलपिंडी बिकॉज वो पिंडी जगह का नाम था उसके हिसाब से, तो वो जो, और क्योंकि बप्पा रावल इनका नाम है, तो वो सिटी ऑफ रावलपिंडी इन्होंने इस्टेब्लिश की थी वहाँ पे, एंड उन्होंने अपनी मिलिट्री बेस वहाँ पे बनाया था, तो वो उसका नाम रावलपिंडी बन गया था। ठीक है, फिर इनको टाइटल्स मिले हुए हैं, जैसे कि हिंदू सूर्य का टाइटल मिला हुआ है, राजगुरु का टाइटल मिला हुआ है, चाकावाई का टाइटल मिला हुआ है। चाकावाई मतलब कि चारों दिशाओं को जीतने वाला, दिग्विजय जैसे अपन बोलते हैं ना, सब दिशाओं को जीतने वाला, वैसे ही चाकावी मतलब कि सारे दिशाओं को जीतने वाला, ये आपके बप्पा रावल, मतलब उनको भी ये टाइटल दिया गया है।
ठीक है। फिर उसके बाद में देखो नेक्स्ट इनके बाद में अब खुमान 1, खुमान 2, खुमान 3, इस पे आरपीएससी और सब अब तो इनसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ठीक है। तो ये एक मेजरमेंट हो गया, इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ मेजरमेंट जो उस टाइम पे चलता होगा, बिकॉज उस टाइम पे तो ग्राम्स और ये सब था नहीं, तो वो 15 ग्रेन उस टाइम का मेजरमेंट। दे हैव डन देन प्रेजेंटली गवर्नमेंट इज फेलिंग टू कम्बैट एंट्री ऑफ टेररिस्ट। हाँ माइका, हाँ ये तो करेक्ट है। हाँ दे हैव डन देन, और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है कम्बैट टेररिस्ट। इसमें भी अब देखो कल माइका, कल जो डिबेट्स हुई हैं मतलब कि इन द पार्लियामेंट, मतलब आई एक्चुअल में फील मतलब कि इंडिया का एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर वो बोल रहे हैं अबाउट व्हाट हैज़ हैपेंड इन ऑपरेशन सिंदूर, और वहाँ पे जो अपोजिशन है, ठीक है, हालांकि बहुत कम एक्सपेक्टेशंस है मेरी फ्रॉम द अपोजिशन जो करंटली अपोजिशन है उनसे, बट मतलब क्या तुक दे रहे हैं वो, क्या डिबेट्स दे रहे हैं, तो मतलब कि इट इज़ अब अभी तो क्या बात कर रहे हो मैं का, अपन क्या बात कर रहे हैं अभी, आप स्कूल्स के साथ में देख रहे हो, आज फिर से एक बच्चा मर गया यहाँ पे जैसलमेर के अंदर, अभी 4-5 दिन पहले झालावाड़ के अंदर क्या हुआ, अभी तो करंटली पूरा द एंटायर थिंग्स, मतलब उस अपन कंपेयर भी नहीं कर सकते इनको, ठीक है। वी आई थिंक वी आर कंपेयरिंग द नॉन कंपेरेबल्स, हमें करना भी नहीं चाहिए। अगर हम इन लोगों का कंपैरिजन करेंगे, जो भी लोग हैं आज आज प्रेजेंट डे सोसाइटी की, आप उस सोसाइटी से कंपैरिजन करोगे तो मेरे ख्याल से वो तौहीन होगी उन लोगों की, ठीक है, वो तौहीन है उन लोगों की जो इतना डेडिकेशन के साथ में और इस तरीके से अपने, ये तो सब जो आप किसी की भी बात कर लो, चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट्स हो कोई भी हो, वो सब अपने थोड़े से स्वार्थ हेतु और इन सारी चीज़ों के लिए हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल पावर पॉलिटिक्स और वो सारी चीज़ें, उस टाइम पे भी वो सब चीज़ें होती थी, बट यहाँ पे जब स्पेसिफिकली अपन किसी पर्सनालिटी की बात करते हैं ना, महाराणा प्रताप हो गए, बप्पा रावल हो गए, शिवाजी महाराज और इन सब की, उन सब का कंपैरिजन इन सब मतलब उन लोगों की तौहीन हो जाएगी फिर वो, तो लेट्स नॉट डू दैट, ठीक है। और बहुत अलग सिनेरियो है, वेरी डिफरेंट। ओके, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट राजा आते हैं दैट इज़ राजा अल्लट आते हैं, ठीक है, जिनको आलू रावल भी बोला गया था, ठीक है। तो इनका अल्लट नाम था बट निक नेम कर दिया इनका आलू, और रावल क्योंकि लगता ही था, ठीक है ना। इन्होंने इनके टाइम पे, आप मोस्टली देखोगे इनके टाइम पे जो राजा अल्लट है, इनके टाइम पे एक तो आहड़ को इन्होंने एक बहुत बोलते हैं ना एक प्रॉस्परस सिटी बन गई थी उस टाइम पे, जैसे अपन पढ़ते हैं ना बड़ी बड़ी सिटीज़ उस टाइम की जो इंडिया की हुआ करती है, उसमें से एक आहड़, इतनी बड़ी भी नहीं बोल सकते अपन, बट या इट वाज अ वेरी प्रॉस्परस सिटी, एक बड़ा गढ़ बन गया था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और इन सब का, ठीक है। सो इन्होंने आहड़ को अपना कैपिटल बना दिया था, द सेकेंड कैपिटल यहाँ पे, और यहाँ पे इन्होंने एक वराह विष्णु टेम्पल भी कंस्ट्रक्ट करवाया था, ये आपको ध्यान में रखना है, इसमें पूछा जाता है कि वराह विष्णु टेम्पल किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था, तो अल्लट या आलू रावल ने, ठीक है। दूसरी चीज़ इनके टाइम पे, बिकॉज अपन पढ़ रहे हैं कि इनके टाइम पे ज़्यादा युद्ध और ये सारी चीज़ आप नहीं पढ़ोगे, यू विल स्टडी अबाउट के इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, और इसके हिसाब से अपन देख के चल रहे हैं, ठीक है। अपन जब राजस्थान को पेश कर देते हैं ना, तो हमारा मोस्टली फोकस जाता है वॉर्स पे और इन सारी चीज़ों पे, सो वी हम वो सब कुछ नहीं डिस्कस करते कि हमारे यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा कितना ऑर्गेनाइज्ड था और ये सारी चीज़ें, बट वो सब भी थी, ठीक है। बट हमारा हिस्ट्री इतना ज़्यादा युद्ध और इन सब से है, बिकॉज़ आपने ये चीज़ भी नोटिस किया होगा कि आप दूसरे मतलब कि इंडिया के अंदर ही खासकर साउथ और इन सब का जब आप पढ़ते हो, तो वहाँ पे आप इतने सारे बैटल्स और ये नहीं पढ़ते, और आप पढ़ते हो कि हाउ प्रॉस्परस एंड ग्लोरियस सब कुछ वहाँ पे हुआ करता था, ठीक है। तो वो प्रॉस्परस एंड ग्लोरियस बिकॉज कंपेरेटिवली, अगेन मैं ये नहीं बोल रही कि बैटल्स वो कम लड़ रहे थे या फिर ऐसे, बट ऑफ कोर्स दिस इज़ अ रियल फैक्ट कि कंपेरेटिवली, बिकॉज अपने नॉर्थ के अंदर जो स्टेट्स आए, रियासतें वगैरह आई, ठीक है, नॉर्थ के अंदर जो किंग्स थे वो कम मतलब कि वो एक बोलते हैं ना कम कंटिन्यूस टसल में चल रहे हैं, कंटिन्यूस टसल में चल रहे हैं, बिकॉज नॉर्थ वेस्ट से बहुत अटैक्स होते थे, बहुत सारे अटैक्स होते थे, कंटिन्यूस अटैक होते थे, और इंडिया उस टाइम पे हब था, मतलब कि सब आना चाहते थे यहाँ पे एंड वांटेड टू अक्वायर, तो वहाँ पे जो नॉर्थ वेस्ट से जो कंटिन्यूस, बिकॉज ऑफ जोग्राफी, ठीक है, यहाँ पे मैं किसी को बड़ा किसी को छोटा नहीं बता रही, साउथ को या फिर नॉर्थ का, और ना ही वो मैं डिवाइड क्रिएट करेंगी, मतलब कि प्रैक्टिकली भी अगर आप सोचो तो, एंड इवन पीपल फ्रॉम साउथ इंडिया से दिस, ठीक है, दैट पीपल नॉर्थ दे आर वेरी ब्रेव,
क्यों? बिकॉज़ वो एक अब ये नैरेटिव भी कहाँ से क्रिएट हुआ? बिकॉज़ वही कि हमने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं नॉर्थ वालों ने, ठीक है। सो बिकॉज तो वहाँ पे जो बोलते हैं ना, और आपने अभी भी देखा होगा कि साउथ के अंदर कल्चर काफ़ी लोगों ने रिटेन्ड रखा है अभी तक। नॉर्थ में इतना नहीं है वो चीज़, ठीक है। साउथ में आपने देखा होगा कि अभी भी लोगों का कल्चर काफ़ी रिटेन्ड है, देयर लैंग्वेजेस एंड एवरीथिंग। वो बहुत जितने पहले जैसा था वैसा ही वो, मतलब कि उन्होंने काफ़ी अच्छे से उसको रिटेन रखा है। वहाँ के टेम्पल्स बहुत, मतलब कि वहाँ के टेम्पल्स, सब बोलते हैं ना कि इंडिया जाओ तो वहाँ के साउथ इंडिया के टेम्पल्स देखो। एक तो साउथ इंडिया के टेम्पल्स वो प्रोटेक्टेड रहे। नॉर्थ इंडिया में भी बने थे बट वो नहीं रहे प्रोटेक्टेड ना। आप बड़े से बड़े टेम्पल में जाओ नॉर्थ इंडिया के अंदर, सब पे आपको, आप एकलिंग जी टेम्पल चल जाओ, अभी मैं बहुत रिसेंटली जाके आई थी, इतनी शानदार उस पर नक्काशी करी हुई है, ठीक है। बट सब ऑलमोस्ट, मतलब उसमें काफ़ी सारे जो है आपको उसके अंदर मिलेंगे कि उन जो मतलब कि जो आइडल्स उस पे बनी हुई थी टेम्पल पे, जो नक्काशी की, वो वैंडलाइज किया गया है, ठीक है, वैंडलाइज किया गया है। आई हैव बीन टू सहस्त्र बाहु आप टेम्पल जाओ, मतलब आप कोई से भी टेम्पल चल जाओ, बड़े बड़े रनकपुर जैसा टेम्पल जाओ, उसको वैंडलाइज करने की कोशिश हुई है। तो वो एक उसकी वजह से आ जाता है, ठीक है। तो वो जो नॉर्थ के अंदर अपन इतना प्रॉस्पेरिटी और ये सारी चीज़ों पे वो जाता ही नहीं है फोकस, बिकॉज युद्ध ही इतने सारे हो गए और इतनी ज़्यादा कम, मतलब जो टसल रहा है, जो स्ट्रगल रहा है, वो खुद को सस्टेन एग्जिस्टेंस का लड़ाई चल रही थी वहाँ पे, तो कि हम कैसे हमारे धर्म को प्रोटेक्शन कर ले और ये सारी चीज़ें करके। तो ये है, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन इनके टाइम पे जब राजा अल्लट है उनके टाइम पे आहड़ का काफ़ी मेंशन किया गया है कि अबाउट आहड़ को कैसे, आहड़ उदयपुर में ही आता है प्रेजेंट डे, है ना। तो आहड़ म्यूज़ियम के बारे में भी आप पढ़ते हो, और मैंने आपको उसके अंदर भी पढ़ाया है अबाउट एंशंट सिविलाइजेशंस इन सब के अंदर भी। सो आहड़ जो है वो आपका सेकंड कैपिटल बना। एंड वराह विष्णु टेम्पल यहाँ पे बनवाया जाता है। देन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मेवाड़ का एक सरनेश्वर प्रशस्ति आती है, उसमें पूरा एक नौकरशाही सिस्टम दे रखा है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग मंत्रियों के नाम भी, अगेन आई वॉज रीडिंग राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकेडमी की किताब, तो उसमें प्रधानमंत्री और ऐसे बहुत सारे पोस्ट्स के नाम मेंशन कर रखे हैं कि एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, नौकरशाही का सिस्टम इनके टाइम तक इस्टेब्लिश हो गया था, ठीक है, और इन्होंने किया। फिर इनकी जो मदर है, उनकी मदर का नाम महालक्ष्मी था। अगेन ये भी एक आपका इंस्क्रिप्शन आता है, ठीक है, जिसके अंदर मेंशन कर रखा है अबाउट इनकी मदर के बारे में, महालक्ष्मी के बारे में, जो कि बोला जाता है वो जो फ्रॉम राष्ट्रकूट क्लैन से। तो अब ये भी अगेन एक मतलब कि अबाउट राठौज एंड राष्ट्रकूट ये चलता है, ठीक है। राष्ट्रकूटाज अपन पढ़ते थे ना जब बचपन में, आपने थोड़ी बहुत हिस्ट्री अपन पढ़ते हैं, अपन राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ते हैं कि साउथ के अंदर था राष्ट्रकूट क्लैन। तो ऐसा बोलते हैं कि जो राष्ट्रकूट थे सेंट्रल और साउथ इंडिया में जो रूल करते थे, तो वो जो राष्ट्रकूट हैं उन्हीं से निकल के राठौड़ बने हैं। राठौड़ आपने सुना होगा, ठीक है। तो राष्ट्रकूट से ही निकल के राठौड़ बने, ये भी एक आर्गुमेंट दिया जाता है, ठीक है। हालांकि वो जब अपन राठौड़ के बारे में पढ़ेंगे तब अपन देख लेंगे, बट ऐसा माना जाता है कि महालक्ष्मी वॉज राठौड़ या फिर फ्रॉम राष्ट्रकूट क्लैन से वो थी। अब अल्लट, ये जो आलू रावल हैं, इनके टाइम पे बोलते हैं कि इन्होंने एक खून प्रिंसेस को मैरी किया था जिनका नाम था हरिया देवी, ठीक है। एंड ये जो हरिया देवी है, फिर इन्होंने एक गांव बनाया जिसका नाम रखा गया हर्षपुर, मतलब कि एक विलेज को इस्टेब्लिश कर दिया जिसका नाम रखा गया था क्या, हर्षपुर। एंड इन्होंने, जो राजा अल्लट है, इन्होंने जो उस टाइम पे प्रतिहार परमांस और इन सब का रूल था, ठीक है। वो बार बार में आके इनको हटाते भी थे, ठीक है। मेवाड़ वालों को कभी जो है कुछ कुछ टाइम के लिए बीच बीच में आ जाएंगे, प्रतिहार परमार और इन सब से भी इनका टसल चलता रहता था। तो इन्होंने जो देवपाल थे प्रतिहार डायनेस्टी के, उनको इन्होंने जो है डिफीट किया। और वराह टेम्पल का प्लीज़ ये ध्यान में रखना, वराह टेम्पल, इनके कल्चरल अचीवमेंट्स पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हून प्रिंसेस हरिया देवी, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मोस्टली तो देखो ये पूछा जाता है विष्णु टेम्पल वाला, एक आहड़ को कैपिटल बनाने वाला। तो ध्यान में रखना, आलू और आहड़ दोनों ए और ए से स्टार्ट होते हैं, है ना, आलू और ये। और उसके बाद में इन्होंने आलू खाया, आलू से याद रख लेना कुछ, और अपने जितने भी नौकरशाही है, मतलब कि जितने भी अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, उनको जो है आलू बंटवा दिए उनके बीच में, ऐसा कुछ ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। महालक्ष्मी इनकी मदर का नाम था। मतलब ऐसे अब क्रिएटिवली अब आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेगी कि एक आलू, अलर्ट से आलू याद रख लेना, आलू से
विष्णु टेम्पल के उन्होंने नाश्ता किया, कुछ भी आलू का खा के विष्णु टेम्पल गए। और महालक्ष्मी इनकी मदर का नाम है, ठीक है, उन्होंने आलू की सब्ज़ी बनाई इनके लिए। फिर हरिया देवी हून प्रिंसेस है, जो कि हर्षपुर की है, उन्होंने बोला कि मैं शादी तो कर रही हूँ लेकिन मैं नौकर बन के नहीं रहूँगी, तो नौकरशाही का सिस्टम इन्होंने स्टार्ट किया। देन प्रतिहार डायनेस्टी को डिफीट करते हैं, मतलब देवपाल थे उनको डिफीट किया। एंड वराह टेम्पल का आपको मेजरली ध्यान में रखना है। फिर जो सरनेश्वर प्रशस्ति है उससे आपको पता चलता है अबाउट ये अगेन सरनेश्वर शिव टेम्पल है, वहीं से आपको वराह टेम्पल ऑफ आहड़ जो है उसके बारे में पता चलता है, वहीं पे है ये, ठीक है। और यहीं पे आपको पता चलता है महालक्ष्मी कौन थी, जो इनकी मदर का नाम था। फिर उसमें पूरी एक लिस्ट दे रखी है कि वराह टेम्पल के डोनर्स कौन हैं। फिर इसके अंदर इसमें डिटेल्स दे रखी है टेम्पल टैक्स के बारे में और वहाँ का मेंटेनेंस सिस्टम वगैरह कैसे चलता था, ठीक है। फिर मेंशंस प्रेजेंस ऑफ मर्चेंट्स फ्रॉम, कि उस टाइम पे अब देखो कि कैसे आपको पता चलता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक सेंटर था। बिकॉज यहाँ पे आप देखते हो कि कर्नाटका, मध्य प्रदेश, लट जो गुजरात का और टका जो कि पंजाब का है, यहाँ से मर्चेंट्स यहाँ पे विजिट करते थे। तो कुछ तो अच्छा ट्रेडिंग सेंटर ऐसा कुछ तो होगा यहाँ पे कि मर्चेंट्स ऑल द वे फ्रॉम कर्नाटका विजिटिंग हियर, पंजाब से लोग आ रहे हैं, गुजरात से मर्चेंट्स यहाँ पे आते थे। तो उस सब की मेंशन हमें यहाँ पे मिलती है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो टेम्पल, ये वराह टेम्पल बना बाय मास्टर क्राफ्ट्समैन अग्रत था, उनके द्वारा इसको, तो आहड़ का टेम्पल, वराह टेम्पल अग्रत ने ही इसको क्राफ्ट किया, AGRAT अग्रत ने, ठीक है। एंड ये जो सरनेश्वर प्रशस्ति है, यहाँ पे इंस्क्रिप्शन है विच हैज़ बीन रिटन बाय आपका जो है कायस्थ पाल वेलक, इनके द्वारा लिखा गया, वेलक के द्वारा कायस्थ पाल गया। अगैन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आप तो बस ध्यान में रखना इसके बारे में, ये स्लाइड हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, ओके। देन उसके बाद में देखो नेक्स्ट अपने इसके बाद में आ जाते हैं 115 AD, सीधा अपन आ जाएंगे जिसमें अपन रण सिंह, अपन बहुत सारे राजाओं को स्किप कर रहे हैं बीच में, है ना, बिकॉज वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अदरवाइज आप पूरे साल मेवाड़ की हिस्ट्री पढ़ सकते हो, इतनी बड़ी है वो। तो हमको एग्ज़ाम भी तो देना है, ऐसे भावनाओं में नहीं बहना, ठीक है। तो 1158 AD में डायरेक्टली अपन रण सिंह पे आ जाते हैं ना। रण सिंह के टाइम पे एक मेजर चीज़ जो हुई, दैट वाज ये जो गुहिल शाखा जो थी या जो गुहिल वंश था वो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गया, ठीक है। वो किसमें, एक शेम सिंह और एक राहब सिंह। तो रण सिंह है, उनके दो सन आप मान लोगे, एक शेम सिंह हो गए और राहब सिंह हो गए, ठीक है। तो शेम सिंह और राहब, अब ये जो शेम सिंह है इन्होंने रावल शाखा को कंटिन्यू किया था और ये चित्तौड़ को रूल कर रहे थे। एंड इन्हीं के जो दूसरे दैट इज़ राहब है, वो एक सिसोदा गांव आता है, वहाँ पे जाकर रहना उन्होंने, वहाँ पे जाके रहना लग गए और वो सिसोदिया शाखा कहलाई इनकी, ठीक है। तो अभी तक तो देखो रावल वाला ही चल रहा है ना, आप पढ़ रहे हो बप्पा रावल, देन आप पढ़ रहे हो जिनके भी आपने नाम पढ़े अभी तक, अल्लट हो गया उनको आलू रावल बोला गया है, तो रावल 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 इसमें यूज़ किया जा रहा है। तो अभी क्या होगा, रण सिंह ये भी रावल ही है, ठीक है। तो रण सिंह हो गए, रण सिंह से दो में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एक हो जाएंगे शेम सिंह और दूसरे कौन हो जाएंगे, राहब हो जाएंगे। अब ये जो राहब है ना, राहब एक सिसोदा नाम का एक गांव था, वहाँ पे चले गए, ठीक है। राहब जो है एक सिसोदा नाम का गांव था, वहाँ पे चले गए। एंड इसी वजह से इनके जो वंशज मतलब कि कहलाए वो सिसोदिया सरनेम यूज़ करने लगे फिर, ठीक है। एंड आज प्रेजेंट डे जो आप देखते हो या फिर महाराणा प्रताप की भी अगर आप बात करते हो तो वो सिसोदिया थे, ठीक है। तो सिसोदिया ब्रांच थे, लेकिन वो अभी रूल नहीं कर रही है, अभी रावल शाखा ही चल रही है। जो रण सिंह के बाद में शेम सिंह आए, शेम सिंह ने रावल शाखा को कंटिन्यू किया एंड वो चित्तौड़गढ़ में अभी रूल अपना कंटिन्यू रख रहे हैं, ठीक है। तो अभी तो देखो इनका मेजर कैपिटल चित्तौड़गढ़ ही चल रहा है, ठीक है। अभी तो इनका मेजर कैपिटल जो है वो चित्तौड़गढ़ ही चल रहा है। फिर ये अभी कंटिन्यू करेंगे शेम सिंह, शेम सिंह के बाद कौन आ जाएंगे, सामंत सिंह आ जाएंगे। सामंत सिंह के बारे में छोटी एक दो चीज़ें आपको देखनी है, सामंत सिंह के बारे में एक दो चीज़ें जो आप देखोगे, दैट इज़ सामंत सिंह जो है एक्चुअल में इनके साथ क्या होता है कि सामंत सिंह इनकी शादी हो रखी थी विथ पृथ्वी बाई, ठीक है, जो कि सिस्टर है किसकी, आपके पृथ्वीराज की सिस्टर थी। तो पृथ्वीराज चौहान की सिस्टर थी कौन, पृथ्वीबाई, इनसे इनकी शादी हो रखी है। अब ये पृथ्वीराज चौहान जो है इनकी दुश्मनी चलती थी कीर्तिपाल चौहान से, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान कीर्तिपाल चौहान इनके आपस में कुछ डिस्प्यूट्स हैं
और जब इनके आपस में कुछ डिस्प्यूट्स हैं तो बेचारे सामंत सिंह जो है उनको वो बीच में घसीट लिया गया है इसके अंदर। सामंत सिंह भी इस डिस्प्यूट में पड़े और ही वॉज डिफीटेड बाय कीतू चौहान। ठीक है, तो कीतू चौहान भी बोला जाता है, कहीं कहीं पे कीर्तिपाल चौहान, दोनों सेम ही है, तो कीर्तिपाल को ही कीटू भी बोल दिया जाता है। तो कीटू चौहान ने इनको डिफीट कर दिया था। एंड फिर उसके बाद में इन्होंने ये जो सामंत सिंह है ये यहाँ से चले गए, इनको चित्तौड़ छोड़ना पड़ता है और फिर वो चले गए वागड़ वाले एरिया के अंदर। ठीक है, वागड़ मतलब कि डूंगरपुर बांसवाड़ा चले गए, वागड़ चले गए और वहाँ पे जाके सामंत सिंह ने नया राज्य स्थापित कर लिया था। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी फिर से समझा दूंगी मैं। ठीक है, अपन ने क्या देखा, सबसे पहले तो देखो बप्पा रावल पढ़ा अपन ने, बप्पा रावल के बाद में अपन आलू रावल के बारे में बात किया, फिर उसके बाद में अपन ने बात करी रण सिंह। ठीक है, अब जो रण सिंह है वो है 1155 एडी के आसपास हो जाएंगे, 1158 एडी के आसपास आपके रण सिंह हो जाएंगे। रण सिंह जो है ये गोहिल इनके टाइम पे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, दो शाखाओं में डिवाइड हो जाएंगे। रण सिंह के ही सन शेम सिंह, शेम सिंह ने रावल शाखा को कंटिन्यू किया एंड चित्तौड़गढ़ वाले एरिया को रूल किया। देन राहब आ जाते हैं, राहब सिसोदा गांव में चल जाते हैं और वो सिसोदिया शाखा को स्थापित कर देते हैं। अब यही जो शेम सिंह है, शेम सिंह के ही सन थे सामंत सिंह। कौन है ये, रावल शाखा को कंटिन्यू करने वाले हैं। सामंत सिंह के टाइम पे आपको बस एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि सामंत सिंह की शादी हुई थी किससे, पृथ्वीराज चौहान की बहन से। अब पृथ्वीराज चौहान जो इनके साले हैं, ठीक है, जो इनके ब्रदर इन लॉ है, तो उन दोनों की मतलब कि जो पृथ्वीराज चौहान है उनकी नहीं बनती है कीर्तिपाल चौहान से, जो कि कीटू चौहान भी है, जालोर के हैं। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान और कीर्तिपाल चौहान जब आपस में लड़ रहे हैं तो सामंत सिंह भी घसीट लिए जाते हैं इसके बीच में, और सामंत सिंह ऑल्सो पार्टिसिपेट्स इन इट, इस युद्ध के अंदर। तो सामंत सिंह जो है उनको पृथ्वीराज चौहान हरा देते हैं। अब जब ये सामंत सिंह हार गए थे, पृथ्वीराज चौहान ने उनको जब हरा दिया, तो वो चल जाते हैं कहाँ पे, वागड़ वाले एरिया के अंदर, एंड उन्होंने खुद का एक राज्य स्थापित कर लिया जो कि 1178 एडी के अंदर वागड़ वाले एरिया के अंदर इन्होंने रूल करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो वहाँ पे भी आप पढ़ते हो, अपन डूंगरपुर रियासत के बारे में पढ़ते हैं, बांसवाड़ा के बारे में पढ़ते हैं, तो वो यहीं से स्टार्ट हुई है एक तरीके से। ठीक है, तो वागड़ वाले एरिया में इन्होंने अपना राज्य जो है स्थापित कर लिया था। फिर उसके बाद में देखो नेक्स्ट नेक्स्ट जो आते हैं दैट इज़ रावल जैत्र सिंह आते हैं। अब रावल जैत्र सिंह जब आएंगे, वो मेवाड़ का नक्शा, मतलब कि अभी तक क्या हुआ, इनका रोल रोल मतलब कि इनका जो रूल है एक तरीके से चला गया है ना, क्योंकि चित्तौड़गढ़ के अंदर कौन आ गए, ये चौहान आ गए, मतलब कि पृथ्वीराज चौहान ने इनको डिफीट कर दिया है। उसके बाद में परमार्स और ये सब आ गए थे। अब रावल जैत्र सिंह आएंगे और रावल जैत्र सिंह पूरा गेम को चेंज कर देंगे एक तरीके से, और उनके टाइम पे बैटल ऑफ भूताला होगा, कैपिटल पूरा शिफ्ट कर दिया जाएगा, एंड ये सारी चीज़ें जो हैं इनके टाइम पे होएगी। ठीक है, तो ये अब अभी अपन देखेंगे कि कैसा जो है आगे रावल जैत्र सिंह है और उनके टाइम पे कैसे कैसे क्या चीज़ें चलती हैं। ठीक है, तो अभी तक तो अपन ने देखा है कि बप्पा रावल है, बप्पा रावल ने नागदा को अपना कैपिटल बना दिया एंड वहाँ से उन्होंने रूल करना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद में अल्लट आते हैं, उन्होंने आहड़ को अपना सेकंड कैपिटल बनाया है। ठीक है, तो आहड़ और ये चल रहा है, हालांकि चित्तौड़गढ़ फोर्ट इनके पास में है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ फोर्ट इनके पास में है। फिर उसके बाद में आपका यही सारा सब चल रहा है। अब जो है इनका कैपिटल शिफ्ट होएगा आगे जाके जैत्र सिंह के टाइम पे। ठीक है, तो वो भी अपन देखेंगे। अभी तो इनका फर्स्ट सेकंड कैपिटल वही चल रहे हैं, अब इनका थर्ड कैपिटल बनेगा, फिर आगे जाके और शिफ्ट हो जाएगा, फाइनली उदयपुर बनेगा। सो दैट विल ऑल सी, कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे अपन, एंड सेम टाइम अपनी कल की क्लास भी होगी जिसके अंदर अपन खासकर असिस्टेंट प्रोफेसर वालों के लिए इम्पोर्टेंट क्लास होगी कल की। ठीक है, जिसमें अपन रतन सिंह और इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। क्यूट है नाम किसका, कीटू चौहान का।